रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसको और स्मूथ कैसे किया जाए और उसको नई टेक्नोलॉजी के साथ लीस्ट ह्यूमन इंटरफेरेंस ये और कैसे ले जाए, इसके ऊपर पिछले दिनों ये आदेश जारी किए गए थे विभाग द्वारा कि रजिस्ट्रेशन तुरंत प्रभाव से प्रत्येक, चाहे वो कंट्रोल्ड एरिया हो, यूएलबी एरिया हो, रूरल एरिया हो, उसके अंदर बंद की जाए। कल इसकी एक रिव्यू बैठक भी ली गई जिसके अंदर कंट्री टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो एक विंडो 7A के अंदर थी एग्रीकल्चर 2 कनाल की एरिया की रजिस्ट्रेशन, उसका एक अमेंडमेंट प्रपोज करी है जिसके अंदर एग्रीकल्चर एरिया है उसको 2 कनाल से दोबारा 2017 से पहले जैसे था उसको बढ़ाया जाएगा और एग्रीकल्चर और एम्प्टी लैंड के अंदर भी बाइफर्केशन करेंगे। बहुत से एम्प्टी लैंड एरिया ऐसे थे जिसको बारी बारी एग्रीकल्चर एरिया दर्शाकर रजिस्टर किया जाता था, जिसमें टाउन प्लानिंग द्वारा जो एनओसी दी जाती थी उसमें एग्रीकल्चर दिखाकर दी जाती। मैं रिव्यू के बाद आपको बता सकता हूँ कि अगले सप्ताह के अंदर हमारे जो 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं जिसके अंदर अर्बन लोकल बॉडीज द्वारा प्रॉपर्टी आईडीज क्रिएट कर दिए गए, हमारे लगभग 15 कमेटीज और परिषद है, काउंसिल और कमेटीज है जिसके प्रॉपर्टी आईडीज डेवलप कर दिए गए, और रूरल एरिया जिसके अंदर खसरा नंबर के माध्यम से एग्जैक्ट प्रॉपर्टी आईडी हम क्रिएट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को एक्टिवली हम चलाने का काम, जहाँ कंट्रोल्ड एरिया है वहां पर भी कंट्री टाउन प्लानिंग को हिदायत दी गई कि वो मैकेनिज्म बनाए कि 14 दिन के अंदर अंदर जो भी इस कंट्रोल्ड एरिया में रजिस्ट्री कराना चाहता है और उसको विभाग द्वारा एनओसी चाहिए तो उसका अप्रूवल या रिजेक्शन टाइम्ड मैनर के अंदर करा जाए, नहीं तो जैसे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने किया था डीम्ड अप्रूवल, नहीं तो फिर उस और भी डिपार्टमेंट विचार करने का काम। वही अर्बन लोकल बॉडीज द्वारा उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर 2 अलग एनओसीज, प्रॉपर्टी टैक्स और डेवलपमेंट चार्ज, उसके लिए भी यूएलबी डिपार्टमेंट अपना एक पोर्टल जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ लिंक डेवलप करे, जिससे कोई भी व्यक्ति जिसको एनओसी चाहिए उसका प्रॉपर्टी टैक्स ड्यू है तो वो ऑनलाइन भरकर उसकी एनओसी वहीं से रिसीव करे, तो डेवलपमेंट चार्ज पेंडिंग है तो उसको भरकर उसको रिसीव करे। ऐसी व्यवस्था बनाने का काम यूएलबी भी अगले 1 सप्ताह के अंदर करेगी। और ये तमाम विभागों से भी, चाहे वो आगे फॉरेस्ट हो, HSIDC हो, HSVP हो, कोई भी विभाग जो इस तरह की प्रोविजन में अलाय होता है, पहले इन 2 के साथ और फिर आने वाले 1 माह के अंदर तमाम विभागों के साथ भी इसको अलाय किया जाएगा, जिससे व्यक्तियों को एनओसी के लिए दर की ठोकरें ना खानी पड़े। डीड्स की रजिस्ट्रेशन के लिए भी टेम्पलेट्स ऑलरेडी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से हमारे जमाबंदी के वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति आज उसको तहसील के अंदर या डीड राइटर के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर वो रजिस्ट्री कराना चाहता है अपने किसी भी लैंड एरिया
तो एक टेम्पलेट हमारी ओर से डाला गया है जिसको वो लुक इनटू कर सकता है, वहीं से ही अपने कागजी कार्रवाई की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे ह्यूमन इंटरफेरेंस जो हम कहते थे बाबू से लेकर ऊपर अधिकारी तक सारे मिले हुए, उसको कहीं ना कहीं शॉर्टन भी कर पाए और लोगों की रजिस्ट्रेशन को एक्सपेडाइट। और रजिस्ट्रेशन की ओर भी जो आज तत्काल के अंदर लोग जाकर तहसीलों में टाइम लेते थे या तहसील के अंदर जाकर अपनी रजिस्ट्री के लिए कूपन लेकर आते थे, उस पूरे मैकेनिज्म को भी विदाउट एंट्री अब हम प्रोसेस करेंगे। किसी को भी अपनी डीड रजिस्टर करानी है, किसी को भी अपने अपॉइंटमेंट और रजिस्ट्रेशन लेना है, वो सारा कार्य अब हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर होगा, जिसमें सेंट्रलाइज तरीके से कोई भी व्यक्ति अपनी डीड को रजिस्टर करा सके। दूसरी एक शुरुआत तो रोजगार भवन का निर्माण पंचकुला के अंदर हरियाणा सरकार द्वारा किया गया था। उस दिन के बाद हमने हमारे जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, उनसे डाटा कलेक्ट किया, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, हमारे सक्षम युवा हो, हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड लोग। और बड़ी खुशी की बात है कि 13 लाख युवा साथी जो अलग अलग कई जॉब एप्लीकेशन देकर आए, नौकरी की खोज कर रहे हैं, उनका हमने डाटा हमारे रोजगार पोर्टल पर कंसोलिडेट किया। और उन 13 लाख युवा साथियों के अंदर से 1 लाख साथियों को हमने निरंतर फोन कर उनसे निरंतर चर्चा कर उनकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या वो अभी एग्जामिनेशन की ओर देख रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की ओर देख रहे हैं, उनसे चर्चा कर लगभग 950 और 1000 के बीच में ऐसे युवा साथी हमें मिले जिनको हमने गुड़गांव के अंदर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्राइवेट कंपनी में रोजगार दिलवाने का काम है। और हमारा ये लक्ष्य इतना ही नहीं, हम ये टारगेट लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पोर्टल बनाना और इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट ढूंढना एक छोटी चीज नहीं है। हम आगामी मार्च 2021 से पहले 25,000 वेल क्वालिफाइड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए बच्चों को प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी उनके मनचाही क्वालिफिकेशन अनुसार नौकरी के साथ कोलैबोरेट कर पाएंगे। जिसके अंदर हमारे पास 9 ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए हैं जो एग्रीगेटर्स हैं, चाहे वो naukri.com हो, मास्टर जॉब हो, वरेक्स हो, और उसके साथ साथ ऐसी कंपनीज भी आई हैं जो वर्क फ्रॉम होम को भी प्राइवेट जॉब्स के साथ जोड़ने का काम करते हैं। हम एक प्रोग्राम भी लेकर आएंगे जिसके अंदर जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रूरल लाइब्रेरी बिल्डिंग का प्रोग्राम है, उसको इस रोजगार पोर्टल के साथ जोड़ेंगे। और उसके लिए आज सुबह हमारी बैठक हुई थी, जब यही चर्चा हुई कि जितनी ऐसी वेब पोर्टल्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, उनके साथ चर्चा करी जाए और जो हमें बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव मिलता है उनमें से उसको हरियाणा प्रदेश की इंडस्ट्री के CSR फंड के साथ जोड़कर हमारे हर क्वालिफाइड बच्चे के ऑनलाइन ट्रेनिंग के प्रोग्राम एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट द्वारा चलाएंगे। और इसके अंदर हमने पिछले दिनों में चर्चा भी करी, बहुत सी ऐसी वेबसाइट है, पोर्टल्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कराती हैं। और उसके लिए हम आने वाले दिनों में जो खास तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टॉप 10 परसेंटाइल में आए हुए बच्चे, वो शायद उनको जरूर थे। आज मैं
यूपीएससी के रिजल्ट की बात करूं तो हरियाणा की आबादी 2% है देश की। मैं रिजल्ट जब देखते हैं तो 8 और 9% के बीच में पिछले 3 सालों से हमारे बच्चे यूपीएससी को क्रैक करने का काम कर रहे हैं। मगर वो 8-9% हमारा टारगेट है। हम वो जो बच्चे रह जाते हैं और उस परसेंटाइल में 99 से ऊपर वाला तो सिलेक्ट हो गया, मगर 90 से लेकर 99 के बीच में आया हुआ जो बच्चा है जो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, उसको वो पुश की जरूरत है इस तरह की तैयारी के साथ। उस तैयारी के अंदर हमारा प्राइवेट सेक्टर कैसे एग्रीगेटर बन सकता है, इसकी ओर हम ले जाने का काम करेंगे और इस टारगेट के साथ आगे बढ़ेंगे कि दोनों कोलैबोरेटिव तरीके से प्राइवेट सेक्टर भी का CSR फंड भी और साथ में हमारे ऐसे पोर्टल जो घर में बैठकर भी बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें। इस टारगेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अगले 6 महीने में हम 50,000 ऐसे युवा साथियों को अक्रॉस द स्टेट हम सिलेक्ट करें जिनको हम प्रदेश सरकार की ओर से ऐसी ट्रेनिंग उपलब्ध करा। मेन टारगेट यही लक्ष्य के साथ है कि हमारा बच्चा जो थोड़े से पुश के अंदर आज पीछे रह जाता है। बहुत से ऐसे युवा साथी मेरे को पिछले 5-6 वर्ष के अंदर मिले हैं जो पेपर क्रैक कर लेते हैं मगर इंटरव्यू की तैयारी ना हो पाए या इंटरव्यू के अंदर कॉन्फिडेंस ना बिल्ड हो पाए, उसके अंदर रह जाते हैं। खास तौर पर मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, इस तरह के। और यूपीएससी और एचपीएससी अपने आप में एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ इंटरव्यू प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। उस तैयारी के अंदर प्रदेश सरकार उनका सहायक बनकर काम करे, ये हमारा उद्देश्य है और इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। मैं एक चीज जरूर कि आप लोग सवाल पूछे उससे पहले आपको बताऊं, कल एसीटी की रिपोर्ट आई और उसके ऊपर कई चीजें रिकमेंडेशन के तौर पर एसीटी ने आखिरी 3 पन्नों पर मुझे ये साझा करते हुए स्नेह है कि जितनी रिकमेंडेशन एसीटी ने साझा करी, ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है जो प्रदेश के अंदर 2000 हमारी 20-21 की एक्साइज पॉलिसी का पार्ट था। चाहे सीसीटीवी कैमरे की बात हो, वो 2011 और 12 की एक्साइज पॉलिसी का पार्ट था और उसको हमने स्टैटिक की बजाय इस पॉलिसी में डायनेमिक की ओर ले जाने का काम किया कि हम फीड लेकर नहीं आएंगे। ये अब डिस्टिलरीज की ड्यूटी है कि वो हमें फीड्स प्रोवाइड करने का काम करेंगे। उसका टेंडर भी हाई पावर परचेज कमेटी द्वारा पिछली बैठक के अंदर अप्रूव हो गया और आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वर्क ऑर्डर प्रदेश सरकार ने इशू करना है। ट्रैक एंड ट्रेस हो, मैंने जब इसी कमरे के अंदर आप सबके आगे पॉलिसी का पहली बार विवरण दिया था, उस समय भी ट्रैक एंड ट्रेस के साथ साथ फ्लो मीटर हमारा मेन लक्ष्य था। कोविड की वजह से जरूर इसके समय में देरी हुई, मगर मुझे खुशी है कि बारी बारी जो बात एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर लगाई जा रही थी, कल की एससीटी की रिपोर्ट के बाद एक चीज मैं जरूर कह सकता हूँ कि हमारे विभाग ने अपनी एफिशिएंसी भी दिखाने का काम किया है और जो कार्य लंबे समय से लंबित थे उनको भी इफेक्टिवली आगे ले जाने का काम किया और इसी सोच के साथ कि हमारे यहाँ रेवेन्यू लॉस रुके, जिसको हम लीकेज बोलते हैं, वो बंद हो और किसी तरह के भी इलिसिट लिकर का निवेश हमारे सोसाइटी में हमें ना दिखे, उसको रोका जाए। और मैं आपको जरूर बोलना चाहूँगा, हमारे पहले क्वार्टर का अगर मैं एक्साइज की बात करूँ 19 अगस्त को समापन हो रहा है और मैं 20 तारीख को आपके सामने जो हमारे 3 महीने के अंदर जिस तरीके से, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर रेवेन्यू कलेक्शन की बात हो, लीकेज रोकने की बात हो, एक एक चीज का बेहतर तरीके से विवरण देने का काम। तो अभी क्या आपके पास फीड आ रहा है, जो सीसीटीवी का फीड आ रहा है अभी फिलहाल डिस्प्ले? जहाँ सीसीटीवी की बात है, अभी
क्लियरली आपको बता गया हूं कि अभी हाई पावर परचेज कमेटी उसको अप्रूव किया, उसका वर्क ऑर्डर जो है फीड को लेने का, कंट्रोल रूम बनाने का, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग का, क्योंकि वो इस एक्साइज पॉलिसी का पार्ट था, कार्य चल रहा है। आज से पहले कार्य था कि आप डिस्टिलरी वाइज जाके उनकी हार्ड ड्राइव्स कलेक्ट करो, उसको रीसिंक करो, उससे ये सीपेजेस बढ़ती थी। मैंने जब ये पॉलिसी बनवाई उस समय भी इसी सोच के साथ बनवाई थी कि हम नहीं जाएंगे। आज तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है कि तमाम फीड के माध्यम से हमें आने का काम करेगा। सुरेंद्र जी, जीएसटी काउंसिल की अभी आपके पीसी से पहले हमारी GOMIT थी, और खुशी की बात है क्योंकि मेरी औपचारिक तौर पर एज मेंबर ऑफ GOMIT दूसरी बैठक थी। पहली बैठक में जो हमने रिकमेंडेशन करी थी, चाहे वो नंबर ऑफ GST इनपुट्स के स्ट्रेंथ को 50,000 से 3 लाख बढ़ाने की बात हो, सेग्रीगेशन ऑफ आपकी रिटर्न्स हो, इन तमाम विषयों पर पिछले 8 महीनों में बड़ी बेहतरीन से काम हुआ। और आज खुशी है कि 3 हिस्सों के अंदर अब लोग अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, 20 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, जिससे जो सर्वर पे एकदम लोड 20 तारीख को बिल्टअप होता था वो सेग्रीगेट हो गया। दूसरी चीज, 50,000 से कैपेसिटी को 3 लाख ले जाया गया कि एक टाइम पे 3 लाख लोग भी GST अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और विद एक्सपेंडेबल कैपेसिटी ऑफ 2 लाख, दैट इज 5 लाख पीपल कैन फाइल देयर रिटर्न इन 1 सेकेंड। तो मैं ये मानता हूँ कि ये बड़े बदलाव हैं, और कोविड के अंदर बड़े अच्छे तरीके से ये बदलाव हमारी GST काउंसिल ने अडॉप्ट। तो ये सर जो प्रोसेस है लैंड रजिस्ट्रेशन का, ये कब से सुचारू रूप से पहले की तरह काम करने लग जाएगा? देखिए, इसका कई ऐसे क्लॉज थे जिसमें चेंजेस कल बैठक के बाद हमने प्रपोज किए हैं। एक फाइनल स्ट्रक्चर इसका मंडे को हम देखेंगे, और अगर मंडे को फाइनल स्ट्रक्चर हमें कंपैटिबल लगा तो अर्बन लोकल बॉडीज और उसके साथ साथ रूरल एरिया के जितना भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको ट्यूसडे से हम उम्मीद रखते हैं कि सुचारू तौर से चले। 2017 में पहले 1 हेक्टेयर था, 2.5 एकड़ उसको कहते हैं, 2.5 एकड़ से 2 कनाल उसको लाया गया था। वो चेंजेस किस सोच के साथ किए थे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, मगर आज के दिन उसी को बेनिफिट की ओर ले जाया गया, और उस लूप होल को आज बंद करने की जरूरत है। पहले केवल मात्र खाली जगह को एग्रीकल्चर एरिया दिखाया जाता है, कौन के लिए बात नहीं हुई, उसको कंट्रोल्ड एरिया में एग्रीकल्चर एरिया बोला जाता है। अब उसको एम्प्टी लैंड दिखाया जाएगा, अगर एम्प्टी खाली, अब खाली जो है वो खाली के अंदर एग्रीकल्चर करे, अपना एक कमरा बनाए, वो उस व्यक्ति के डिस्क्रिप्शन को अगर कंट्री टाउन प्लानिंग कंट्रोल्ड एरिया में अप्रूव करती है, उसके बाद एग्रीकल्चर और खाली जमीन के बीच में अंतर क्या अंतर? मैं आपको अंतर बताता हूँ कि कभी एक कंट्रोल्ड एरिया बनाया जाता है, एक मास्टर प्लान बनाया जाता है, उसके अंदर इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर, वो इंडस्ट्रियल एरिया जब तक उसकी CLU ना कराई जाए तो भाई हाथ में वो एग्रीकल्चर एरिया है। उसके अंदर अगर फिर कोई कॉलोनी काटे, कोई अपनी रिहाइश बनाए, उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती, या तो उसको कंट्री टाउन प्लानिंग NOC दे, नहीं तो वो फ्लैग होगी। ऐसी व्यवस्था अब हम बनाने का काम करेंगे, जिससे ये बारी बारी जो कंप्लेंट आ रही कि रूरल एरिया, सबअर्बन एरियाज में, अर्बन लोकल बॉडीज के बाहर वाले एरियाज में बशासतें बस रही है, जो कि डेवलपमेंट चार्जेस नहीं भरते, कोई अप्रूव्ड कॉलोनीज नहीं है, और बारी बारी आपने देखा होगा कि निरंतर कंट्री टाउन प्लानिंग उनको तोड़ कर दिया था। ऐसी गरीब आदमी को व्यवस्था झेलनी ना पड़े, उसको धोखाधड़ी के साथ कोई जमीन ना बेचे, ये ना बताकर बेचे कि देख तेरी रजिस्ट्री होगी अब तू मकान बना सकता है, उसको रोकने के लिए ये चेंजेस हम लेकर आ रहे हैं। उसको फिर एम्प्टी एरिया डिक्लेयर करने का काम। जो भी एग्रीकल्चर आज वहाँ कर रहा है
उस पे तो वो एग्रीकल्चर एरिया का। मगर अगर वो किसी और डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास इशू हो गया, फॉर एग्जांपल आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है टाउन प्लानिंग का, मिक्स्ड लैंड यूज। तो मिक्स्ड लैंड यूज के अंदर आप कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी कर सकते हो, रेजिडेंशियल एक्टिविटी भी कर सकते हो, IT हब भी बना सकते हो। उस पॉइंट के ऊपर जब वो अपनी रजिस्ट्रेशन एक एरिया स्पेसिफिकली कराता है, CLU लेता है, बचा एरिया जो बचता है, अगर वहाँ एग्रीकल्चर नहीं हो रहा तो उसको फिर हम एम्प्टी एरिया डिक्लेयर करते हैं। उसकी हिस्ट्री हो चुकी होगी, उसकी NOC आपको प्राप्त करनी पड़ेगी कंट्री टाउन। और 2.5 एकड़ तक एग्रीकल्चर की मिल जाएगी। अब 1 एकड़ एक एसिटी की जो बात थी उसमें ये कहा जा रहा था कि शेखर विद्यार्थी का बाय नेम उनमें लिखा गया है कि डिस्टिलरी विजिट करना चाहती थी एसिटी और उसको मना कर दिया गया, फिर एसिटी को कि विजिट नहीं कर सकते। मैं इस पे क्लैरिफाई कर दूं कि जो पंजाब एक्साइज एक्ट है जिस पे हरियाणा भी आज चल रहा है, उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा गया है कि इस तरह के विजिट्स परमिसिबल नहीं है बाय एनी अथॉरिटी। और उसके अंदर मैं आपको कह सकता हूँ कि जो हमारे पास कम्युनिकेशन कोई आई होगी तो वो भी रिटर्न के अंदर नहीं आई, और हम एक्ट को बाईपास एक एसिटी के लिए नहीं कर सकते। तब मुझे ये सुनने में आया जो आप लाइफ में अच्छा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैठक में कि जब इन्होंने कहा कि हम जो वर्किंग जानना चाहते हैं एक शराब फैक्ट्री की NBP जिस तरह मार्केट की करा रहा था, और पहले उनको कहा कि आप कर सकते हैं, और जब करने लगे तो उसे पहले मना कर दिया। तो जानकारी आई है कि एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर ने, जो कि बीइंग आप मिनिस्टर हैं, तो वो फाइल नीचे से ऊपर तक गई और आपने इसका हवाला दिया कि परमिसिबल नहीं है, और आपने अपनी बात में परमिसिबल नहीं है तो नहीं है, तो वो लिखित प्रोसेस में आपके पास आया था और आपने मना। मैं सुरेंद्र जी क्लियरली आपको बता दूं, रिपोर्ट शायद मेरे से बेहतर तरीके से आपने पढ़ी, और उसके अंदर बारी बारी लिखा गया है कि जिस डिस्टिलरी का आप नाम ले रहे हैं वो हरियाणा के प्लांट की बात नहीं, इनके पंजाब के प्लांट की। और पंजाब के अंदर हमारा टैक्सेशन अधिकारी जाकर एग्जामिनेशन नहीं करके आता। जहां तक बात हरियाणा की है, कोई स्पेसिफिक डिस्टिलरी की कंप्लेंट बेस्ड हमारे पास रिक्वेस्ट एसिटी की नहीं। अगर नाम आता तो जरूर हम उस पर विचार करें। अगर जो रिटर्न कम्युनिकेशन आई थी वो ये आया था कि वी वांट टू विजिट अ डिस्टिलरी, अ कैन बी एनीबडी, और अ के अंदर इट इज वेरी क्लियर अंडर द एक्साइज एक्ट कि जब तक क्लैरिफिकेशन ना हो वी कैन नॉट परमिट एनी। मेरा पॉइंट ये है कि ये पॉइंट भी नीचे से EDC ने आपका देखा ना, क्योंकि वो SCT मेरे पास आज तक कोई भी कम्युनिकेशन विजिट के ऊपर नहीं। तो सर जी, एक जो कल एसिटी की रिपोर्ट आई है उसमें अनिल विज जी ने एक बात कही कि शेखर विद्यार्थी के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की जाए, एसिटी ने कहा है कि उन्होंने इंटीमेट नहीं किया नीचे अधिकारियों को शराब के ठेके बंद करने हैं। तो बीइंग एक मिनिस्टर ऑफ आपके सवाल के लिए धन्यवाद करूंगा जी। ये बड़ा अहम सवाल है, और मेरे ख्याल से पत्रकार साथी भी 26 तारीख को जब हमने एक्साइज डिपार्टमेंट के तमाम DTCs के साथ इसी कमरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मैंने, PSET ने, ETC ने, कलेक्टर एक्साइज ने जॉइंटली आदेश दिए कि आप तुरंत प्रभाव से आज संध्या से, आज रात्रि से तमाम वेंट्स को बंद कर उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट भेजें, और 27 तारीख को बकायदा 22 के 22 जिलों से 11 बजे हमारे पास कंप्लायंस रिपोर्ट आ रही। तो मुझे नहीं लगता उसके लिए रिटर्न कम्युनिकेशन की जरूरत है। अगर मेरे आदेश अनुसार रिटर्न रिप्लाई आता है तो वो कंप्लायंस है। तो फिर एसिटी की इस रिकमेंडेशन से आप मतलब आप इससे एग्री नहीं है? आपको लगता है कि क्या? मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी ऑफिसर जो मेरे डिपार्टमेंट में अगर आदेश मैंने दिया जो उसको बंद कर दिया जाए और उसके तुरंत बाद वो आदेश डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंप्लाई हो गया और उसकी कंप्लायंस की रिपोर्ट आ गई, तो ये इफेक्टिवनेस है। मैं तो मानता हूँ कि अधिकारी ने बेहतर अच्छे तरीके से काम। तो हम अगर इसको नेक्स्ट टाइम में बात करें, SCT की 3 बातें की थी जो कि कल गृह मंत्री ने कही।
एससीटी को एलबी डिस्टिलरी की या फिर ए जो आप ऊपर बोल रहे हैं कि उसमें नाम नहीं था, तो उसकी काम में बाधा डालना, तो उसकी बीजेपी को रोकना, जो बीटीसी को निर्देश देने के जो आपके अध्यक्षता में आपने निर्देश दिए वीडियो कॉन्फ्रेंस में, उसके लिखित आदेश पारित न करना। इसमें जो होम मिनिस्टर ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, आप अपने ईटीसी को क्लीन चिट देते हैं? बिल्कुल देता हूँ। और मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारे कंप्लायंस की बात लोग करते हैं। मुझे ये बताइए, एससीटी तो कहती है 14 FIR दर्ज हुई और अधिकांश मेरे ऑफिस में आने से पूर्व हुई। एक्साइज डिपार्टमेंट का तो